मन का साथ था। ये मन के साथ में रहने के बाद मोहब्बत हुई कि नहीं हुई, क्योंकि यह तो अगर हिंदुस्तानी ज़ुबान में कहें तो अरेंज्ड मैरिज है। ये लव एट फर्स्ट साइट नहीं है, पहली निगाह में प्यार नहीं है। तो ये कट ऑफ पर तय होता है, किस कट ऑफ पर है, कहाँ मिलता है आपको दाखिला। लेकिन जब 4 साल साथ रह लिए तो कुछ लगाव पैदा हुआ कि नहीं, और उसमें भी मालूम होता है कि वो बहुत कम लोगों में हुआ, जिससे निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि कम से कम हिंदी साहित्य की कक्षा में नशे और पेशे का मेल नहीं है। यानी पेशा बनाने की इच्छा तो है लेकिन वो नशा नहीं है। अशोक वाजपेयी जो हमारे वरिष्ठ मित्र हैं और हिंदी के अभी वरिष्ठतम लेखकों में से एक, अशोक वाजपेयी की यह शिकायत ही रहती है और गलत शिकायत नहीं है। उनका कहना है कि अब तक हिंदी विभागों ने जितने MA निकाले हैं, अगर उनमें से 10% भी या 5% भी किताबें खरीदने लगे तो हिंदी किताबों की बिक्री कितनी बढ़ जाएगी। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो उपन्यास शौकिया खरीदना चाहते हैं। पटना विश्वविद्यालय का ही एक चुटकुला तो बहुत पुराना, जब हम लोग यहाँ छात्र थे तो हमारे शायद 20 वर्ष पहले से वो चुटकुला चला रहा था, तरुण जी ने भी सुना होगा, अंग्रेज़ी विभाग का था। अंग्रेज़ी विभाग में उस वक्त शायद BA में भी वाइवा होता था या BA के इम्तहान में भी वाइवा होता था। तो वाइवा में पूछा शिक्षक ने कि हु इज़ योर फेवरेट ऑथर। स्टूडेंट छात्र ने जवाब दिया शेक्सपियर। कहा कि एंड विच राइटिंग ऑफ शेक्सपियर और बुक ऑफ शेक्सपियर यू लाइक द मोस्ट। और उसने कहा मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो कहा कि अच्छा, मर्चेंट ऑफ वेनिस के अलावा क्या पढ़ा। कहा वही कोर्स में लगा। तो शेक्सपियर ही कोर्स में लगे थे, मर्चेंट ऑफ वेनिस ही कोर्स में लगा था, तो वही फेवरेट हो गया, वही किताब सबसे फेवरेट हो गई। तो जो सिलेबस में लगा है उस सिलेबस में लगे हुए को भी, दिल्ली विश्वविद्यालय का भी मेरा तजुर्बा यह है कि उन किताबों को भी खरीदवाने में छात्रों से काफ़ी मशक्क़त लगती है। कि अगर राम की शक्ति पूजा है तो आजकल तो PDF है, मोबाइल पर PDF लेकर क्लास में पहुंच जाते हैं। एक पूरी किताब, वो राग विराग हो या अंधेरे में अगर प्रस्तावित है तो प्रतिनिधि कविताएं ही एक छोटा सा संकलन हो, उसको खरीदवाना एक पूरे सेमेस्टर की मशक्क़त है। यानी आप धमकी देते हैं कि क्लास से निकाल देंगे, क्लास में नहीं आने देंगे, उसके बाद धीरे धीरे छात्रों के हाथ में वह किताब आती है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नशे और पेशे का मेल वैसी कक्षा में भी हो जहाँ लोग सोचते हैं कि यह तो शौकिया पढ़ने की चीज़ है। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी किशोरावस्था की याद है कि मेरे भाई जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और उस वक्त विज्ञान के छात्र थे, जब वे मैट्रिकुलेशन का इम्तहान दे रहे थे तो वह अपनी फिज़िक्स की किताब के अंदर नॉवेल छिपाकर पढ़ते रहते। तो इम्तहान परसों है लेकिन फिज़िक्स की किताब के भीतर नॉवेल है, उपन्यास है जो पढ़ना। तो जाहिर है उनका नशा था उपन्यास पढ़ना। और ये अब तक मुझे पता है, क्योंकि जब भी मैं उनके घर जाता हूँ तो वो दुनिया में जहाँ भी जाते हैं वहाँ एयरपोर्ट से जो सबसे नया नॉवेल किसी भी उनके पसंदीदा कथाकार का है वह ज़रूर खरीद के भी ले आते हैं। तो उनके घर जाकर मैं देखता हूँ हर तरह के, हर एयरपोर्ट पे खरीदे गए उपन्यासों का ज़ख़ीरा। तो वह एक नेफ्रोलॉजिस्ट के घर में है। ऐसे ही आप इंजीनियर के यहाँ देख सकते हैं या बाकी लोगों के यहाँ देख सकते हैं। और उसके ठीक उलट हो सकता है हिंदी प्रोफेसर के घर ऐसा कुछ भी ना दिखाई पड़े। पाठ्य पुस्तकें यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में होती हैं, वहाँ से इशू करा ली जा सकती हैं। बेकार घर में जगह छीनने का काम कोई क्यों करे।
तो साहित्य के साथ हमेशा जब बात मुझे पानी मिल जाएगा जी साहित्य के साथ हमेशा शौक शौक और स्वेच्छा ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। उपन्यास एक ऐसी चीज़ है जो हम खाली वक्त में पढ़ते हैं और इसलिए उपन्यास का इतिहास पढ़ते समय आपने ये जाना होगा कि उपन्यास का हमारे अवकाश से बहुत रिश्ता है, यानी आपके जीवन में कितना अवकाश है इससे उपन्यास आपके समाज में कितनी विकसित विधा होती है उसका एक संबंध है। और इसलिए उपन्यास जो यूरोप में जब बढ़ा तो वह समय था जब अवकाश की अवधारणा आने लगी, आपके पास खाली समय होने लगा, आपके पास अतिरिक्त समय होने लगा और इस अतिरिक्तता का साहित्य से काफ़ी संबंध है। यानी जो बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें हैं, अनिवार्य चीज़ें हैं जिनके बिना हमारा जिनके बिना हमारी ज़िंदगी चल नहीं सकती, उनके अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनके बिना हमारी ज़िंदगी चल सकती है। यानी अगर हमने प्रेमचंद के उपन्यास नहीं पढ़े हैं या जैनेन्द्र के नहीं पढ़े हैं, कृष्ण सोपते का उपन्यास नहीं पढ़ा या गीतांजलि श्री का उपन्यास नहीं पढ़ा तो उससे हमारी ज़िंदगी कोई बहुत मुश्किल नहीं होने वाली, हमारी मुश्किल चलती रहेगी। तो यह कहा जा सकता है कि साहित्य एक ऐसी गतिविधि है जो अतिरिक्तता के दायरे में आती है, वो अतिरिक्त है, लेकिन यह अतिरिक्त ही कब अनिवार्य हो जाता है। यह अतिरिक्त ही कब अनिवार्य हो जाता है और बिना इस अतिरिक्तता के क्यों मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती और मनुष्य क्यों इस अतिरिक्त के सहारे ही मनुष्य होता है। इसको अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें तो साहित्य क्यों इस अतिरिक्तता के दायरे में है और इसका क्या मतलब है, शायद इसको समझने में हमें मदद मिलेगी। अगर दुनिया के सारे प्राणियों को हम देख लें, इस पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं और हम सब भी उस प्राणी लोग के सदस्य हैं, इंसान भी एक किस्म का जानवर है, हम लोग जानवर हैं, उसका जान है तो हम जानवर हैं। दुनिया के जितने जीव जंतु हैं हम सब में एक बात सामान्य है, वह यह है कि हम सब जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वह हमारी इच्छा से स्वतंत्र है, जिसको आप प्रजनन की क्रिया कहते हैं। प्रजनन की क्रिया मनुष्य में ही आकर इच्छा से जुड़ती है, इसलिए हम उसे नियंत्रित करने लगते हैं और ये भी बात है। लेकिन यह कह सकते हैं कि प्रजनन की क्रिया या संतति को आगे बढ़ाने, वृद्धि, संतति वृद्धि की क्रिया दुनिया के सारे प्राणी हैं और वह एक तरह से प्राणीगत अवस्था है, आप ये बात कह सकते हैं। उसी प्रकार दुनिया के सारे प्राणी स्वयं को सुरक्षित रखने का उपाय करते हैं और यह भी उनकी प्राणीगत अवस्था है। एक चिड़िया घोंसला बनाती है, दूसरी चिड़िया किसी और बनाए हुए घोंसले में जाके रहने लगती है, उसको हम लोग चालाक कहते हैं बाद में, लेकिन वो घोंसला बनाती है। एक चूहा बिल बनाता है, सांप भी अपने लिए सांप की बाँ भी होती है, या दीमक की भी आप बाँ भी देखते हैं। तो हर जानवर अपने को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है, अलावा इसके कि वह संतति वृद्धि का प्रयास करता है बिना जाने। आप ये कह सकते हैं ये प्रोग्रामिंग है उसकी, जैसे आपके कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है, किसी और चीज़ की प्रोग्रामिंग होती है, वैसे हमारी प्रोग्रामिंग है
वह एक प्रकार से हमारी इच्छा से स्वतंत्र है अगर हम अपने आप को जानवरों के रूप में देखें। तो खुद को सुरक्षित रखना और अपनी वृद्धि करना, यह और इस तरह से कहा जा सकता है, जैसे चींटियों का अध्ययन करते हुए कहा गया है कि चींटियां बहुत अनुशासनबद्ध तरीके से रहती हैं, मधुमक्खियां भी बहुत अनुशासनबद्ध तरीके से रहती हैं और उनमें भी एक तरह का पदानुक्रम है, एक रानी मधुमक्खी होती है वगैरह, ये सब कुछ है। चींटियों की भी कॉलोनीज होती हैं, कुत्ते हों या हाथी हों या दूसरे तमाम प्राणी हों, उनमें स्नेह और प्रेम की भावना होती है, यह हम सारे लोग जानते हैं। लेकिन मनुष्य में एक अंतर आता है। अगर आप चिड़ियों को देखें, जैसे बया चिड़िया को देखिए, तो बया चिड़िया का आज से 200 साल पहले का घोंसला और आज का घोंसला एक ही घोंसला है। दूसरी चिड़िया उसमें इंजीनियरिंग की कारीगरी दिखलाई पड़ेगी, महारत दिखलाई पड़ेगी और आप देख के कहेंगे कि ये क्या कमाल है, ये तो इंजीनियरिंग का कमाल है, या ये तो एक तरह की स्थपति है या आर्किटेक्ट है, लेकिन वह एक ही तरह का होगा। उसी तरह जैसे भरतपुर के अगर का अध्ययन आप करें तो आपको साइबेरिया से आने वाली चिड़िया दिखलाई पड़ेगी, लेकिन वह एक ही मौसम में एक ही तरह से आएगी। और यह कहा जा सकता है कि यह क्रम न जाने कब से चला आ रहा है और कब तक चला रहेगा, जब तक कि हम उसको घर कर और वहाँ बहुमंजिला इमारत न बनाना, जैसा कर देते हैं लोग आदत, तो वो आती रहेगी। इसका मतलब कि लेकिन आप अगर बया चिड़िया से ये कहेंगे कि एक तुम दूसरे किस्म का घोंसला बनाओ, तो बया चिड़िया के लिए मुमकिन नहीं। उसी तरह चींटियाँ जैसे कॉलोनीज बनाती हैं, अगर चींटियों से कहेंगे कि दूसरे किस्म की कॉलोनी बनाओ, तो वो नहीं बना सकते। हाथी अपने झुंड से अलग दूसरे प्रकार के समूहों का निर्माण नहीं कर सकते, यानी हाथी और शेर और कुत्ते साथ मिलकर रहने लगे, ऐसे समूह की कल्पना हाथी नहीं कर सकते या कुत्ते नहीं कर सकते। यह हम कर सकते हैं, मनुष्य कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य अगर एक उत्तर ध्रुव में रहने वाला प्राणी है तो वह पटना में आकर पटना की जलवायु के अनुसार भवन निर्माण कर सकता है। यह क्षमता हमारे भीतर है। एस्किमो लोगों के रहने के प्रदेश में अगर हम चले जाएंगे तो हम वहाँ की तरह का आर्किटेक्चर या वहाँ की तरह का स्थापत्य हम सीख सकते हैं और उसके अनुसार भवन बना सकते हैं। और उसी तरह हम सारे लोग अपनी वेशभूषा हो, अपने कपड़े हों या हमारा खान पान का तरीका हो, हम उनको अलग अलग ढंग से बदल सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम अनिवार्यता और प्राणीगत बाध्यता या विवशता, जिसको आप स्पीसीज कहते हैं, उससे जुड़ी हुई जो बाध्यता होती है, उस बाध्यता के दायरे से बाहर के प्राणी हमने उसका अतिक्रमण किया। इसलिए जहां हम बाकी प्राणियों की तरह वो सारे कार्य करते हैं जो बाकी प्राणी करते हैं, लेकिन हम उनसे आगे भी कुछ करते हैं, तो हमारा सिर्फ संरक्षण या संतति निर्माण या संतति वृद्धि, इन दोनों तक हमारी सीमा नहीं है, हम इससे आगे निकल जाते हैं। और ये आगे निकलना जो है या ये जो अतिरिक्तता है, यही हमारी मनुष्यता का निर्माण करती है कि हम अनिवार्यता के, ये जो अनिवार्यता का दायरा है जो हमको इस प्राणी जगत का सदस्य बनाता है, इस अनिवार्यता के दायरे से हम बाहर निकलते हैं। इसलिए बाद में हम प्रजनन के बारे में भी सोचते हैं, संतति के बारे में भी सोचते हैं, संरक्षण में हम स्वयं अपने संरक्षण के बारे में नहीं सोचते हैं, हम बाकी प्राणियों के संरक्षण के बारे में भी सोचते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो एक भावना हमारे भीतर जन्म लेती है और परिष्कृत होती चली जाती है, वो भावना है संबंधों का दर्शन और
संबंधों का निर्माण, हमारे और दूसरे के बीच में किस प्रकार का संबंध है जो मुझसे बिल्कुल भिन्न है, जो मेरी तरह नहीं है, उससे मेरा एक रिश्ता है और वह रिश्ता किस प्रकार का है। मैं पहले इस रिश्ते को पहचानता हूँ और फिर इस रिश्ते में अपनी जिम्मेदारी को पहचानता हूँ। इस रिश्ते को पहचानना, खुद को दूसरे से जोड़ना, इससे जिस एक गतिविधि का संबंध है उसको हम सृजनात्मक गतिविधि कहते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं दूसरे से खुद को जोड़ता हूँ उसमें जिस एक तत्व की आवश्यकता होती है वह तत्व है कल्पना का तत्व। मैं जब आपसे संबंध बनाता हूँ, आपसे एक रिश्ता बनाता हूँ, तो मैं कल्पना करना चाहता हूँ आपके बारे में भी, आप कौन हैं और मेरा आपसे रिश्ता किस प्रकार का होना चाहिए। उस कल्पना के बिना मैं इस रिश्ते को निभा नहीं सकता, ना तो बना सकता हूँ ना निभा सकता हूँ। और अगर हम अपने आप को देखें, खासकर अपनी जिंदगियों को भी देखें, तो हमारे जो ये रिश्ते बनाने की इच्छा है यह अनंत है। ये ठीक है कि हमारे मित्र होते हैं, जैसे हम बचपन से जिस दायरे में पले बढ़े वहाँ हमारे कुछ मित्र बन जाते हैं जो हमारी इच्छा के बिना बनते हैं, हमारे पड़ोस में होते हैं, वो हमारे मित्र बन जाते हैं। उस मित्रता का हम निर्वाह करना चाहते हैं और इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि, और आजकल उसके लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जिसमें अपने स्कूल का ग्रुप बनाते होंगे और हम उनसे रिश्ता बना के रखना चाहते हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा कि रिश्ते अनंत प्रकार के हो सकते हैं और अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आपके मित्रों का एक ही समूह होगा और आप एक ही प्रकार के मित्र बना रहे होंगे, आप दूसरे प्रकार के मित्र भी बना रहे हैं। और इससे निष्कर्ष सिर्फ यह निकलता है कि हम नए संबंधों की कल्पना कर सकते हैं, नए संबंधों की कल्पना, नए तरह के अस्तित्व की कल्पना अपने आप की। और जब हम नए संबंधों की कल्पना, इस नए संबंधों की कल्पना में जो दूसरा है उस दूसरे की कल्पना शामिल है, और